बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। या आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, थोड़ी सी सेम होगी थोड़ी सी अलग होगी। हम लोग पढ़ेंगे गैसेस के रिस्पेक्ट में, वहां पर भी आप गैसेस के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे बट वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे आप, यहाँ पे केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने लिखिए और उनका कंक्लूजन क्या है, उनका डिस्क्लेमर क्या है, सब बातें लिखी हुई हैं। बस आप पहले सुनते चलिए और फिर वीडियो को पॉज करते करते लिखते चलिए। पहली बात देखिए, पहला पोस्टुलेट है केटीजी का। केटीजी ये मानती है कि जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने रूम में 1 लीटर ऑक्सीजन भर दी और आपने रूम में लेट सपोज कुछ नाइट्रोजन भर दी और जो कमरे का वॉल्यूम था वो लेट सपोज 100 लीटर का था। ठीक, तो आपसे कोई पूछा O2 का वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे 100 लीटर। आप कहोगे N2 का वॉल्यूम कितना है, कहोगे 100 लीटर। मान लो किसी तीसरे ने आके SO2 भी भर दी और पूछा SO2 का वॉल्यूम कितना है, कहोगे 100 लीटर। अरे तीनों का वॉल्यूम 100 लीटर? हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप SO2 का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आप मान ले रहे हो कि N2 और O2 का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। इवन SO2 के भी बाकी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। यानी कि जो एक SO2 का मॉलिक्यूल है वो पूरे कमरे में घूमेगा, हर मॉलिक्यूल पूरे कमरे को कवर करेगा, हर मॉलिक्यूल O2 का पूरे कमरे को कवर करेगा, हर मॉलिक्यूल N2 का पूरे कमरे को कवर करेगा। यानी कि हर किसी का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानकर सबका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, सबका वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। पर यही कारण है कि हम बोलते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि गैसेस दूसरी गैस पर डिपेंड करती ही नहीं है, उनके लिए वो गैस एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वहां पे कोई है ही नहीं, तो गैस कंप्रेस होती जाएंगी, पास पास आती जाएंगी। क्लियर है? ठीक। अगली बात, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं। याद रखना ये पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? केटीजी ऐसा मानती है। ये सच है, ये गलत है, अभी मैं ये कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, इनमें से कुछ बातें बाद में गलत साबित होंगी, जैसे कि सेकंड पॉइंट ही होगा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, और पहला वाला भी गलत प्रूव हो जाएगा। बाकी सब सही है, ठीक, लेकिन पहला और दूसरा बाद में गलत प्रूफ आ जाएंगे। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हो अकॉर्डिंग टू केटीजी इज इट ट्रू, यस दे आर ट्रू। व्हाट? अकॉर्डिंग टू केटीजी, बट एक्चुअली दे आर ट्रू, नो। क्यों नहीं है ट्रू वो देखेंगे अभी, पर अभी हम केटीजी के पोस्टुलेट समझ रहे हैं तो ध्यान से देखते चलिए। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपने ढक्कन खोला बोतल का तो अंदर जितनी भी गैस है वो बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस को पीछे खींचने वाला कोई है ही नहीं। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे डब्बे का ढक्कन खोल दो, डब्बे के अंदर पानी है, तो क्या पानी बाहर उड़ के कमरे में उड़ जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन जो गैसेस के मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा केटीजी कह रही है। इसलिए जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो गैस एक्सपेंड हो जाती है और पूरे में फैल जाती है। ठीक। तीसरी बात, गैसेस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और इन पर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगता। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगता मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता। सोचो अगर ग्रेविटेशन फोर्स लगता होता गैसेस पर तो क्या होता? तो आपकी सारी गैसेस नीचे आ जाती। नीचे आने का मतलब क्या है? हम सांस लेना, अगर हमें मतलब अगर हम लोगों को सांस लेनी होती तो हमें लेटना पड़ता जमीन पे, सांस लेते फिर खड़े हो जाते, फिर थोड़ी देर फिर लेटने जाते, है ना, फिर सांस लेते फिर खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि सारी गैसेस तो नीचे आ गई हैं, ग्रेविटी ने उनको खींच लिया है, राइट। तो इनका मतलब फोर्सेस कोई से ग्रेविटी के नहीं लगते। लेकिन याद रखना गैसेस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। गैसेस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो 3 लॉ न्यूटन ने दिए थे वो तीनों के तीनों लगते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती। अगली बात, पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। क्यों? रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, आवारा है बिल्कुल, तो एक दूसरे टकरा जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। और एक दूसरे से ही क्यों, ग्लास की बार बार वॉल से भी टकराएंगे, है ना, तो जिस भी कंटेनर में बने उसकी वॉल से भी टकराएंगे और खुद से भी टकराएंगे। और जब वॉल से टकराएंगे तो वॉल्स को कुछ फोर्स लगाएंगे, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जब भी वो वॉल से टकराएंगे तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगली बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात,
कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने जाएंगे तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है नो लॉस ऑफ एनर्जी? क्या पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज नहीं होगी? ना ना ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब जितनी पहले की कम होगी उतनी दूसरे में बढ़ जाएगी। मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तो काइनेटिक एनर्जी बार बार चेंज होगी, लेकिन जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो एवरेज एनर्जी है पूरे होल सारे मॉलिक्यूल्स की, वो क्या रहेगी? सेम। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल की चेंज हो जाएगी। पहले किसी की 2 थी, उसकी 4 हो गई, तो किसी की 4 थी, उसकी 2 हो गई, लेकिन एवरेज क्या रहा? वो सेम रहा। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि देखो, अब चूंकि हर पार्टिकल टकरा रहा है, तो जैसे मान लो ये था, ये 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, ये 4 से भाग रहा था, ये 6 से भाग रहा था। ठीक है, ये इससे टकराया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मान लो हो सकता है इसकी स्पीड 1 रह जाए और इसकी स्पीड 5 हो जाए, है ना, और इसकी 6 ही रही, तो इसकी भी स्पीड अलग है, इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है। तो हर टाइम पे हर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या रहेंगी? अलग अलग स्पीड रह सकती है। ठीक है, तो उसी वजह से सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, लेकिन पूरे डब्बे की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, ठीक, कांस्टेंट रहेगी। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम चाहे कुछ भी कर लो गैस के अंदर, गैस की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, मैंने बोला गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूं मैंने गैस को एक्सपेंड किया या मैंने गैस को कंप्रेस किया लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको ठेंगा कुछ नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है आपका। तो अगर टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप गैस के साथ कुछ भी करो। ठीक, ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको बोला कि गैसेस के अंदर कुछ, मतलब हर गैस के अंदर कुछ कुछ स्पीड होती है। ठीक, तो स्पीड को भी मैंने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहली है मीन स्पीड। हाउ मीन? नो, दैट इज नॉट मीन। मीन वाला कौन? मीन मीडियन मोड वाला, वो मीन स्पीड। ठीक, दूसरा एवरेज स्पीड, तीसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो बारी बारी एक एक स्पीड को जरा आप लोग समझिए। मान लो मेरे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, एक की C1, एक की C2, एक की C3, एक की C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ठीक, अब मैंने आपसे बोला मीन स्पीड बताओ पूरे कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल है सबकी। मैं एक एक की नहीं निकालना चाहता। आप क्या करोगे? कुछ नहीं, ऊपर सारी स्पीड का सम और नीचे जितने मॉलिक्यूल हैं, यानी कि 10 स्पीड का सम ऊपर और अपॉन 10, दैट विल बी योर मीन स्पीड। क्लियर? बहुत सिंपल। ठीक है। आरएमएस स्पीड क्या होता है? बहुत सिंपल है ये भी। आरएमएस स्पीड के लिए क्या करोगे? जो आपने मीन स्पीड में किया सेम वही करना है, लेकिन वहां पे आपने लिया था C1 C2 C3, यहाँ पर लोगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 करके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उन पर चढ़ा दोगे अंडर रूट। तो इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर। यानी कि पहले मीन मतलब पहले स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो, फिर उन पर रूट चढ़ा दो। तो पहले स्क्वायर किया सारी स्पीड का, फिर उनका मीन ले लिया और फिर उस पर रूट चढ़ा दिया। तो क्या हो गया फॉर्मूला? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तीसरी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? मान लो मैंने आपसे कहा कि N1 मॉलिक्यूल्स हैं वो V1 स्पीड के साथ चल रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स हैं वो V2 स्पीड के साथ चल रहे हैं, N3 मॉलिक्यूल्स हैं वो V3 स्पीड के साथ चल रहे हैं। ठीक, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है सब मॉलिक्यूल की? आप कहोगे N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये फर्जी फॉर्मूले हैं, सब आपको पता होने चाहिए। ठीक, नॉर्मली क्वेश्चन तो नहीं आते इन फॉर्मूले पे, पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपको जो भी बुक वगैरह जिससे भी आप लोग करेंगे, नहीं तो मैं तो आपको करवाऊंगा ही, है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि जैसे एक कंटेनर में लेट सपोज 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इनको 3 पार्ट में बांट दिया। 3 पार्ट में बांटने का मतलब क्या है कि 1 × 10⁻20, 1 × 10⁻20 और 1 × 10⁻20, यही तो हुए 3 पार्ट। ठीक है,
पहले की स्पीड थी लेट सपोज 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की थी 6 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे की थी 7 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ आरएमएस स्पीड क्या होगी? तो आप क्या करोगे, C1 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने, सॉरी C1 स्पीड कितनी है, इतनी, C2 स्पीड कितनी है, इतनी, C3 स्पीड कितनी है, इतनी, राइट, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, हो गया आंसर, बस। ठीक है, कोई पूछे मीन स्पीड बताओ, तो C1 स्पीड, C2 स्पीड, C3 स्पीड अपॉन n क्या लगेगा, जो टोटल वाला था जिनको आपने काट के 3 भागों में बांटा था, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, मैंने तो बस आपको एक हिंट दी थी। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बड़े ध्यान से और आराम से समझिएगा, मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ इसको, पहले देख लीजिए इसको क्या है। देखिए, बहुत आराम से समझिएगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं। देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि लेट सपोज, अभी ये जो लिखा है वो मत पढ़ो, आंखें बंद कर लो और मैं जो बोल रहा हूं बस उसको सुनो, कि लेट सपोज एक कंटेनर में मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स को बाहर से कुछ एनर्जी दी, ठीक है, आबरा का डाबरा फूंक मार दी मैंने, कुछ एनर्जी पहुंच गई, तो वो 100 मॉलिक्यूल्स में वो जो एनर्जी मैंने दी है वो किस तरीके से बटेगी? तो बोल्ट्जमैन कहता है कि हर मॉलिक्यूल को बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनको बहुत कम एनर्जी मिलेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनको बहुत 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 ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक एवरेज एनर्जी लेके बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि भगवान ने दुनिया में पैसा बनाया, पैसा धरती पे भेजा, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत गरीब हो गए, और हमारे समाज का 90% हिस्सा वो है जो आज भी मिडिल क्लास, राइट। जब भगवान ने सुख और दुख भेजे दुनिया में, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत सुख मिला, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दुख मिला, और कुछ मोस्टली लोग ऐसे हैं जो एक अपना मतलब बैलेंस जीवन काट रहे हैं, कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं। भाई काम करना पड़ रहा है पूरे महीने, दुखी हैं, फिर महीने के एंड में शिमला जाने को मिल गया, हिमाचल जाने को मिल गया, हाँ भाई खुश हो गए 2-3 दिन के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, राइट। फिर से दुखी वाला जीवन आ गया, 9 घंटे की जॉब आ गई है ना, कॉलेज आ गया, एग्जाम आ गए, ये आ गया वो आ गया, है ना, वही सब। तो इस तरीके से चलता है। इस कर्व को बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हर जगह लगता है, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहां पर बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेल्टा n अपॉन n क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और x एक्सिस पे आपको बताया जा रहा है मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कह रहा है? कर्व कह रहा है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, देखो यहाँ पे c कम है ना, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी c बहुत ज्यादा है, ये देखो, है ना, ये कुछ ही तो मॉलिक्यूल है, इतने ही है, इतने ही है, लेकिन अचानक से देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड एक बीच में एवरेज आ गई, राइट। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अच्छा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कर्व इस तरीके से नहीं है, यानी कि ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। इस कर्व को आप देखेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है ना। अगर सिमेट्रिकल होता तो क्या होता? इस कर्व को अगर मैं बीच में से काट देता तो जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर हो जाता, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको अगर आप बीच से काटोगे तो ये और ये बराबर नहीं होगा, यानी कि बीच वाला पॉइंट एवरेज पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो एवरेज पॉइंट कहां आएगा? एवरेज पॉइंट कुछ बीच वाले से हटके थोड़ा सा आगे आता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट लगभग लगभग क्या आ जाता है? एवरेज पॉइंट। और इस समय पर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। जो अभी हमने 3 स्पीड पढ़ी थी ना, उसमें से ये बीच वाली होती है एवरेज, ये जो आगे वाली है इसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच में जहां पे ये पीक आएगी सबसे बड़ी,
जहां पर ये सबसे बड़ी पीक आएगी उसको बोलते हैं मीन स्पीड। तो अब सबसे पहले तो ये वाली बात याद रखनी है कि बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम, बहुत लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो ऐसा होगा जो एक नॉर्मल स्पीड लेके बैठा होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नंबर में होगा। राइट, ठीक है। अब स्पीड में भी 3 स्पीड है, जहां पे वो पीक आएगी वो ऑलवेज मीन स्पीड होगा। ठीक, चूंकि ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा उससे आगे चल के एवरेज स्पीड मिलेगी ऑलवेज, है ना, और उससे आगे चल के आपको आरएमएस मिलेगी ऑलवेज, यानी कि ये 3 इसी तरीके से क्रम में रहेंगे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आरएमएस स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, फिर एवरेज स्पीड आएगी और फिर मीन स्पीड आएगी। तो ये ऑर्डर हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा, एवरेज उससे कम और मीन सबसे कम। ठीक सर, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अगर ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाता तो क्या होता? मैं कहता बेटा यही एवरेज हो जाता और यही मीन स्पीड हो जाता। क्यों? क्योंकि एवरेज कहता है वो पॉइंट जहां पे ग्राफ आधा आधा बटे। अब चूंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है तो जहां पे पीक होगी वहीं पे एवरेज आ जाएगी। और सर मीन क्या होता था? मीन तो होता ही वही था जहां पे पीक है। मीन की तो डेफिनेशन ही यही थी। तो इसका मतलब जो मीन है वही एवरेज है। और अरे अरे, तो इसका मतलब अगर ग्राफ सिमेट्रिकल आ जाए तो मीन रेशियो एवरेज क्या हो जाएगा? 1:1। मीन स्पीड और एवरेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। कब? डिस्क्लेमर लिख लेना, इफ ग्राफ इज सिमेट्रिकल। और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2021 में, और लोग इसको गलत आंसर लगाए थे। क्यों? क्योंकि अक्सर आप किताबों में देखोगे ग्राफ सिमेट्रिकल बना देते हैं लोग। एक्चुअल में ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता, जिसकी वजह से एवरेज और मीन में रेशियो कुछ आता है, अभी मैं बताऊंगा कितना आता है। लेकिन अगर ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाए तो रेशियो क्या रहेगा? 1:1। ठीक, वो क्वेश्चन में बोलेगा आपको या फिर आपको स्केल बना के देगा जिससे आपको दिख जाएगा कि ग्राफ सिमेट्रिकल है। ठीक है, ठीक। इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया हमको बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो एरिया हमको बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक, बस इसको याद रखिएगा, ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी इसका मतलब बताऊंगा मैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने बात बोली वो सब यहां पे लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो तीनों स्पीड मैंने आपको बताई, चाहे वो आरएमएस हो, ठीक है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो एवरेज हो, ये तीनों ही स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होती है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, मोटा आदमी तेज भागता है पतला? सर पतला। ठीक है, तो जो गैस भारी होगी वो धीमे भागेगी, उसकी स्पीड कम होगी। ठीक, तो सिंपल लॉजिक से ही आ जाता है, कोई बड़ी इसमें साइंस नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं, ये सेम गैस के लिए है ना। तो आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? तो आप कहोगे सर देखो, इस टेम्परेचर पे यहां पे आ रही है मीन स्पीड, इस टेम्परेचर पे यहां पे आ रही है, और इस टेम्परेचर पे यहां पे आ रही है। और अभी आपने बताया टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, तो ये C3 सबसे ज्यादा है, C2 उससे कम है और C1 उससे कम है। तो पक्की बात है T3 सबसे बड़ा होगा, T2 उससे बड़ा होगा और T1 उससे बड़ा होगा। सही है, इधर आओ, M3 पे है C3, M2 पे है C2 और M1 पे है C1। सही है, ठीक है। C3 सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब M3 गैस सबसे हल्की होगी, तो M1 मास सबसे ज्यादा, M2 मास उससे कम, M3 मास उससे कम। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? क्या सर? कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं
टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इस बात को लिख लीजिएगा, तो ग्राफ की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ये विड्थ देखो, विड्थ बढ़ रही है ना, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, और हाइट छोटी होती जाएगी। देखो यहाँ हाइट ये थी और यहाँ पे हाइट ये। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विड्थ बढ़ती है। ये सब क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको आराम आराम से पॉइंट बना के लिखते चलिए, क्वेश्चन चल रहे हैं एक तरीके से। और जो हाइट है वो घटती जाती है। लेकिन अगर मास बढ़ाता हूं, मास किसका जाता है, m1 का, अगर मास बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी और विड्थ घटेगी। हाइट बढ़ेगी और विड्थ घटेगी, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। मैंने आपसे पूछा एरिया अंडर द कर्व किस में ज्यादा होगा, T1 ग्राफ का, T2 ग्राफ का या T3 ग्राफ का। तो आप कहोगे तीनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कहीं गए नहीं भैया, डब्बा तो बंद था, आपने डब्बे को हीट देना शुरू कर दिया था, बस टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तेज भागने लगेंगे, कहीं जाएंगे थोड़ी। तो इसका मतलब एरिया क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। अब एक बहुत काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब कंक्लूजन है, इन बातों को लिखते रहिएगा। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं पंडित जी की तरह, तो कोई काम नहीं होगा, सब भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। हर एक बात हिंदी में शुद्ध भाषा में लिखते रहिएगा, जो जो मैं बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करके, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगली बात देखिए, देखो पहले टेम्परेचर था तो ग्राफ ऐसा आया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा आया, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा आया। अब इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिएगा, वाई एक्सिस पे क्या पता चल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये है T1, ये है T2, ये है T3, और नो डाउट T3 ज्यादा है, T2 कम है और T1 उससे कम है। तो बेटा एक बात देखना कि जब आपने T3 टेम्परेचर किया है, तो जिन मॉलिक्यूल की स्पीड कम है उन मॉलिक्यूल की संख्या देखो क्या है, ये, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम था तब देखो ये, और जब थोड़ा और कम था तब देखो ये। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड कम थी उनके नंबर कम होते जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, तो कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका उल्टा, सर ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाले की, ज्यादा स्पीड वाले की संख्या बढ़ती जाएगी। देख लीजिए, T1 वाले की कम है, T2 वाले की ज्यादा, और T3 वाले की और ज्यादा है। दोनों बातें लिखिएगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी या उनका फ्रैक्शन बढ़ेगा, और लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो जाएगा। सेम मास में भी कर लीजिएगा, है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है भाई, बहुत सारी बातें हो गई। चलिए अच्छा, अगला पॉइंट एक और लिखो, अगर किसी गैस का T/M का रेशियो सेम आ रहा है, अगर किसी गैस का √T/M का रेशियो सेम आ रहा है तो उसका ग्राफ भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि T/M बस सॉरी जो स्पीड है वो दो ही बातों पर डिपेंड करती है, √T/M के रेशियो पर। अगर दो गैस का √T/M सेम है, मैं ये नहीं कह रहा T सेम है या M सेम है, मैं कह रहा हूं T/M की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो उसका ग्राफ भी सेम होगा। कैसे, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। आज क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लें। चलिए अब बात करते हैं, तो ये सब बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी ये वही लिखी हुई है ना। ठीक, अब देखो, अब आप याद करोगे क्या, मीन स्पीड का फॉर्मूला जो आपको हेल्प करेगा। एक तो मीन स्पीड का फॉर्मूला वही पढ़ लिया था, C1 + C2 + C3/n, है ना। अब जो आपके काम का फॉर्मूला है, सबकी स्पीड को मिला के सब लगाई हमने स्पीड, और एक नया फॉर्मूला आया, दैट इज √2RT/m। 2 और R तो क्या है, कांस्टेंट, तो समझ में आ गया, √T/m। ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल। साफ साफ लिखते चलिएगा। अब ये फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले सबसे पहले याद करेंगे हम लोग, फिर इनकी एप्लीकेशन देखेंगे।
कि एक मोल के लिए, एक मोल गैस की अगर आपको मीन स्पीड बतानी है तो क्या करोगे, √2RT/m। अगर एक मॉलिक्यूल की मीन स्पीड बतानी है तो फॉर्मूला लगाओगे √2kBT/m। केबी क्या है? केबी को बोला जाता है, केबी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी। केबी को निकालते कैसे हैं? अगर आर में Na का डिवाइड दे दोगे, आर कौन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें Na का डिवाइड दे दो तो केबी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल आज से। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक, ये भी बता चुका हूं। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलो, अब ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई मीन स्पीड की। अभी ये मत लिखना, अभी आप दूसरा फॉर्मूला लिखो, अगला लिखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो फॉर 1 मोल इट इज √8RT/πm। एवरेज स्पीड हेडिंग डालो और उसमें फॉर्मूला लिखो फॉर 1 मोल, जैसे उसमें लिखा था फॉर 1 मोल एंड फॉर 1 मॉलिक्यूल, ऐसे इसमें लिखो फॉर 1 मोल ये, और फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 8kBT/πm। ठीक, तीसरा फॉर्मूला डालो आरएमएस स्पीड। फॉर 1 मोल लिखो ये वाला √3RT/m, और फॉर 1 मॉलिक्यूल 3kBT/m। ठीक, ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिख लिए आपने। अब इन तीनों का हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो। तो देखो √T/m, √T/m, √T/m कट गया, R R कट गया, क्या क्या बचा, √2 रेशियो √8/π रेशियो √3। क्लियर है? तो एक तो या तो ऑप्शन में ये हो सकता है, या फिर अगर इसको सिंपल कर लें, सब में √2 से डिवाइड दे दूं तो ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करिएगा और √2 से डिवाइड दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/1.28, ये हो जाएगा 1.224। तो चाहे तो आप ये याद कर लें, नहीं तो एग्जाम में बैठ कर निकालते रहिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अगली बात, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है डर्टी पीएम। तो यहां से अगर मैं RT/m की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, P/d। तो ये वाला देखो, अब ये सारे फॉर्मूले √2p/d या √8/π या 3p/d। RT/m की जगह सब में क्या लगा दिया मैंने, p/d। ठीक है, अरे सर यहां से तो एक बात और समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या बेटा, कि आपकी जो स्पीड है ना वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है। मैंने कि बुड़बक हो तुम। जब मैंने लिखवा दिया कि तीनों स्पीड केवल और केवल √T/m पे डिपेंड करती हैं तो बात खत्म हो गई। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं मैंने प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ाया, बताओ मीन स्पीड कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, डेंगा रिमेन सेम। मैंने प्रेशर को इनफाइनाइट कर दिया, बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? टेम्परेचर सेम है, मास सेम है। अरे पर सर ये तो चीटिंग है, आपको दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मैं कैसे मान लूं कि डिपेंड नहीं कर रही। मैंने कहा मैं दिखाता हूं आपको। ठीक, मैंने कहा बेटा डेंसिटी क्या होता है, आपने कहा सर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने कहा इसको हटाओ, यहाँ पे मास और वॉल्यूम लिख दो। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा तुमने क्या कहा था, प्रेशर कितना किया? आपने कहा सर प्रेशर मैंने 9 टाइम्स बढ़ा दिया, और टेम्परेचर मैंने लेकिन कांस्टेंट रखा। तो मैंने कहा बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर 9 टाइम्स बढ़ाया तो बॉयल्स लॉ याद है? आपने कहा हाँ सर। जब प्रेशर 9 टाइम्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 9 टाइम्स क्या हो जाएगा? आपने कहा कम। तो जब प्रेशर 9 टाइम्स बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1/9 सर। तो 9 से 9 बेटा कैंसिल। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, वो फॉर्मूले में आपको दिखता है पर वो आप वॉल्यूम नहीं देख पाते, छुपा हुआ रहता है वो डेंसिटी में। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा। बच्चे हो अभी आप, ठीक है, लोग इस बात को कुछ भी ऊट पटांग रीजन बता के बता देते हैं कि रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर क्लासेस में सीखें। कोई हायर क्लास में उनको पता नहीं है बस। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। चलो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? ½ mv²।
सर ये V कौन सी होती थी, हमने तो 3 V पढ़ी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये V जो होती थी वो मॉलिक्यूल की RMS लेते थे। और RMS क्या होता है, √3 RT अपॉन m, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो √3 अंडर रूट हट जाएगा, m से m कट जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3/2 RT, 3/2 RT। पर ये किसके लिए है, ये केवल 1 मोल के लिए है। क्यों सर 1 मोल के लिए, क्यों, क्योंकि बेटा 1 मोल का मोलर मास पूछूं तो आप कहोगे 18 ग्राम और मास पूछूं तो 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि गैस ही 1 मोल है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे वेट से मोलर मास काट दिया। क्यों, क्योंकि वेट भी तो 1 मोल का ही है और 1 मोल का वेट क्या होता है सर, जितना मोलर मास होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3/2 RT केवल और केवल 1 मोल के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, तो सर अगर n मोल्स होते तो क्या करता, तो मैं कहता बेटा मास निकालो पहले। तो मास कैसे निकालता हूं, मास निकालता हूं मोल्स इनटू मोलर मास करके, और 1/2 तो है ही है और 3RT अपॉन m तो है ही है। अब m से m कटेगा केवल, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा 3/2 nRT। तो अगर n मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो 3/2 nRT, लेकिन 1 मोल के लिए निकालनी हो तो 3/2 RT। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, एक मॉलिक्यूल के लिए सर 3/2 kBT, एक मोल के लिए 3/2 RT, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT। ठीक, बस ये डेरिवेशन है, इनको छोड़ दो, ये कुछ काम के नहीं है हमारे। ठीक है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओहो, एक क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन कह रहा है एक सैंपल है गैस का आपके पास, ठीक है, उसमें N1 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अच्छा ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल के लिए था और ये 1 मोल के लिए था। n मोल के लिए क्या हो जाता था 3/2 nRT, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा 3/2 n kBT, बस सिंपल है ना। ठीक, तो एक गैस है उसमें N1 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतने टेम्परेचर पर आई है वो है E। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 3/2 nRT, n मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है E1, 3/2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं N1, R को R ही रहने देते हैं, और टेम्परेचर कितना है -123। तो हमें तो किस में लेना होता है, केल्विन में, तो 273 प्लस करो इसमें, तो ये हो जाएगा 150 केल्विन, है ना। ठीक है, फिर कह रहा है एक और सैंपल था, वो 27 डिग्री सेल्सियस पर था, तो टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। ठीक है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी 2E1। अरे वाह, 3/2 तो रहेगा ही। तो बताओ सेकंड सैंपल में कितने मॉलिक्यूल रहे। ओके, मुझे मॉलिक्यूल नहीं पता, x मान लेता हूँ इनटू r। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो और डिवाइड दे दो, तो E1 से तो E1 कट जाएगा, 3/2 से 3/2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/2 इक्वल्स N1, और ये 2 बार कट जाएगा 150 से 300, तो ये बचेगा N1 अपॉन x इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो x इक्वल क्या आ गया, अरे लो N1 ही आ गया, हो गया आंसर। चलो, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको ध्यान से, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, ऐसी एक काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है। काइनेटिक गैस इक्वेशन का मतलब क्या है सर, काइनेटिक गैस इक्वेशन का मतलब होता है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो या तो उसको ये बोलते हैं, ये इक्वेशन होती है, डेरिवेशन करके आती है, हमें डेरिवेशन नहीं सीखना है, ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है, लर्न काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है, इसको आपको लर्न करना है। पीवी इज इक्वल टू 1/3, m क्या है मास, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर इनटू c स्क्वायर, या
बेटा ये सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, घबराइएगा नहीं इनसे कि पता नहीं ये क्या क्या पढ़ा रहा है, ये सब कोर्स में है, ठीक है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, आपको उनके टेस्ट में मिलेंगे, उनके मॉड्यूल्स में मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इसी से ये फॉर्मूला भी बनता है, कैसे बनता है उन्होंने लिखा है, समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो छोड़ देना, हमारे काम की चीजें नहीं है ये कि ये डेरिवेशन कैसे आते हैं। मैंने लिख इसलिए दिए हैं ताकि अगर कोई देखना चाहे, मतलब कोई किसी को पढ़ा दे और फिर उसको लगे अरे वहीं सब कुछ अमृत मिल रहा था, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि देख भैया वो टीचर यही बता रहा होगा, ठीक है। तो ये मुझे भी पता था, बस तुम्हारे काम का नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चौधरी बनना है तो देख लो, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद करना है और एक ये याद करना है, बस ये डायरेक्टली याद करने हैं, सीधे ऑप्शन में मिलेंगे, पुट कर देना, खत्म बात, बस इतना ही है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन करिए, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी इतना एंड प्रेशर इतना इज। तो सबसे पहले RMS स्पीड पूछिए, फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, √3RT/m या √3P/d। P पता है, D पता है, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्लॉट मैक्सवेल कर्व फॉर O2 गैस एट 600 केल्विन एंड SO2 गैस एट 1200 केल्विन। तो बेटा मैक्सवेल कर्व तो ऐसा होता है ना, ठीक है। अब किसका आगे होगा किसका पीछे होगा वो देखना है, देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे मीन स्पीड देख लूं, बस ये वाला पॉइंट, ये कहाँ आएगा, हो सकता है O2 का आ गया है, पीछे है, वो देख लेते हैं। तो मीन स्पीड किस पे डिपेंड करती है, √T/m पे। अभी बताया था जिसका T/m बराबर उसका मैक्सवेल कर्व बराबर। तो O2 के लिए टेम्परेचर कितना है, 600, और मास कितना है O2 का, 32, ठीक है। और तो ये कितना हो गया, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, सही करा है, करा तो सही है, 75/4। और SO2 के लिए देखते हैं, SO2 के लिए क्या हो जाएगा, T कितना है 1200 और ये हो गया 64, तो 16 4 जा 64, ये भी 70। अरे वाह, ये तो √T/m की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब दोनों का ग्राफ सेम, यही O2 का है और यही SO2 का है, खत्म हो गया, सॉल्व, ठीक। ओहो, अगला क्वेश्चन, बताना है किस टेम्परेचर पर O2 की RMS स्पीड हीलियम की RMS स्पीड के बराबर होगी 300 केल्विन में, ठीक है। तो O2 के लिए क्या लिखूंगा, 3RT/m, ये O2 के लिए है, और कह रहा है किस टेम्परेचर पर बराबर होगी, तो बराबर कर देते हैं 3RT/m किसके लिए, नियॉन के लिए। तो 3R से 3R तो कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा T/m ऑफ O2 इक्वल्स T/m ऑफ Ne। तो O2 का टेम्परेचर पता नहीं है, निकालना है। O2 का मोलर मास तो पता है 32, और Ne का टेम्परेचर पता है क्या, हाँ। Ne का मास पता है क्या, हाँ। तो टेम्परेचर कितना आ गया, 480 केल्विन आ गया। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें 9 टाइम्स, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, तो RMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। चलो देखो, ये 2019 मेन में आया था क्वेश्चन, अच्छा है, सिंपल है, बट देखो एस देखने में डराता है। आपसे पूछा 3 गैस के, आपको देखो प्लॉट दे रखे हैं, है ना, आपको बताना है कि ये किस ऑर्डर में होंगे। तो आपको क्या चेक करना है, जिसका T/m ज्यादा होगा उसकी C ज्यादा होगी। तो आपको ये दिख रहा है, ये C3 है, ये C2 है और ये C1 है। तो आपको बताना है कौन सा C1 है, कौन सा C2 है, कौन सा C3 है। तो बारी बारी ऑप्शन में एक एक बार चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में √T/m की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो C3 होना चाहिए, और √T/m की वैल्यू सबसे कम है, वो C1 होना चाहिए, ठीक है। और उससे आंसर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है अगर Cp और Cv का रेशियो किसी गैस के लिए 1.4 है, तो अब इसमें जो 11th वाले बच्चे हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, वो उनको समझ नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। जो ड्रॉपर वाले हैं उसको देखें, या जो 12th वाले देख रहे हैं वो देखें, ठीक है। 11th वाले इसको छोड़ दें, ये अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा ये Cp और Cv क्या है, 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है ये।
कह रहा है अगर Cp और Cv का रेशियो 1.4 है, ठीक है, या फिर सभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या ही करोगे, थर्मो में करा दो, बस इन दे दे रहा हूँ जो लोग अगर करना चाहते हैं। तो Cp और Cv का रेशियो 1.4 किसके लिए आता है, बस आप ये सोचिए, Cp और Cv का रेशियो 1.4 किस गैस के लिए आता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक। तो आपको गैस की एटोमिसिटी पता चल जाएगी। और पूछ रहा नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर, तो 22.4 लीटर में होते हैं Na, तो 11.2 लीटर में होंगे Na/2, पर ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। अब जो भी एटोमिसिटी आए उससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। 1.4 किसके लिए आता है, 11th वाले छोड़ दें, बाकी मैं थर्मो में इसको दोबारा से सिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन, दो फ्लास्क हैं आपके पास जिनकी कैपेसिटी है 1 लीटर और 2 लीटर। अच्छा, सेम टेम्परेचर पे हैं, बहुत बढ़िया। पहले गैस की डेंसिटी 2.5 है और दूसरे की 5 है, और मोलर मास पहले का ट्वाइस है दूसरे से। अरे बाप रे। तो प्रेशर का रेशियो बताना है। वीडियो को पॉज कर दें, करें, आशा करते हैं आप लोगों ने किया होगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डर्टी पीएम। तो देखो पहले की डर्टी पीएम में वॉल्यूम तो आता ही नहीं है, तो ठीक है छोड़ दो, फालतू में दे रखा है। टेम्परेचर सेम है दोनों गैस का, तो D1 R1 T1, P1 M1, D2 R2 T2, P2 M2। R तो सेम ही रहता है और टेम्परेचर सेम कर दिया है, ठीक है। ए गैस की डेंसिटी दे रखी है 2.5 और बी गैस की दे रखी है 5, ठीक है। तो 2.5/5 इक्वल्स, पहले का प्रेशर दिया है क्या, अच्छा प्रेशर के बीच में तो रेशियो पूछ ही रहा है, ये पूछा है, ठीक है। M1 के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है मोलर मास ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो PA/PB पूछा है, ये हो गया 2/1, ये हो गया 1/2, तो PA/PB क्या हो गया, 1/4, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दीजिए। RMS की बात चल रही है, तो ठीक है, आपको प्रेशर के बीच में रेशियो निकालना है ए और बी के, और वॉल्यूम सेम है, RMS स्पीड हाफ है, और मॉलिक्यूलर मास डबल है। तो प्रेशर के बीच में रेशियो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो RMS क्या होता है, 3P/D और 3RT/M। ठीक है, ओके। तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख लेते हैं, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, प्रेशर तो इसमें आ रहा है। डेंसिटी को लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम उसने सेम कर रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2, यानी कि स्पीड 1/RMS स्पीड 1/RMS स्पीड 2 इक्वल्स √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √ P1/M1 और M2/P2। ये M1 M2 मास है, ठीक है। प्रेशर के बीच में तो रेशियो निकालना ही है ए और बी के। कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ए गैस का डबल है मॉलिक्यूलर मास बी से, ठीक है। तो ए का मान लो 2, तो बी का हो गया 1, ठीक है। ए गैस मैंने M1 को माना है, ठीक है, और RMS बी की हाफ है ए से, तो अगर ए की 1 है
तो b की हाफ हो जाएगी, तो 1/2 यानी कि ऊपर 2 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/1 इक्वल्स P1/2P2। सही है, तो रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो P1/P2 इक्वल्स 4 × 2/1, यानी कि P1:P2 हो गया 8:1। ये हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ आपका स्पीड के बारे में जितना भी था हमारे सिलेबस में। ठीक है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज। अब बात करते हैं डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये वो टॉपिक है जिससे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं नीट में। वो सारे जेई के रिपीटेड थे, बट हाँ वो टफ थे, और उनकी चर्चा कहीं नहीं है एनसीईआरटी में उन फॉर्मूलों की। मैं आपको नए फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये आपके लिए। देखें, डिफ्यूजन क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। कि भाई कहीं पर अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वहां से गैस अपने आप लो कंसंट्रेशन की ओर चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ही होता है, बस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। जैसे मान लो इधर गैस भरी है और इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। मैंने इस वॉल में छोटा सा छेद कर दिया, तो यहाँ से गैस भागी और इधर आने के शुरू करेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन थ्रू अ होल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इस होल को भी, इस छेद को केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है ओरिफिस। क्या बोलते हैं? ओरिफिस। तो डिफ्यूजन थ्रू अ होल इज नोन एज, या थ्रू अ ओरिफिस इज नोन एज इफ्यूजन। ठीक, ये लिखा हुआ है। चलिए, तो अब एक ग्राहम बाबा थे, उन्होंने अपना एक डिफ्यूजन इफ्यूजन का लॉ दिया। क्या? कि अगर दो गैस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर हैं, अगर दो गैस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं, तो वो कितने रेट से डिफ्यूज या इफ्यूज करेंगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट कम होगा, अगर डेंसिटी कम है तो रेट ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? अगर किसी गैस की डेंसिटी कम है तो वो ज्यादा रेट से डिफ्यूज करेगी या इफ्यूज करेगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो कम रेट से डिफ्यूज या इफ्यूज करेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी कम है तो मास पे भी कह सकते हैं कि भाई जिस गैस का मास कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगी क्योंकि वो जल्दी भागेगी, वो पतली गैस है, और जिस गैस का मास भारी होगा वो देर से डिफ्यूज करेगी। ठीक है, और आपको याद हो वेपर डेंसिटी क्या होती थी? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यानी कि अगर मास ज्यादा तो वेपर डेंसिटी भी ज्यादा। तो अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी कम है यानी कि उसका मास कम है तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगी, है ना। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बोलो, चाहे मास बोलो, चाहे वेपर डेंसिटी बोलो, बात एक ही है। ये तीन फॉर्मूले आपके खाते में आ गए। लेकिन ये कब है? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम। अब मान लो आपने टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिए तो क्या होगा? तो फिर फॉर्मूला हो जाता है ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से निहार लीजिए और लिख लीजिए। एक्चुअल फॉर्मूला क्या? अगर प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज हो रहे हैं और एरिया भी चेंज हो रहा है होल का, तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा गैस बाहर निकलेगी, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो मास के डायरेक्टली इनवर्सली तो लिख ही चुके हैं, ये तो पता ही है। अब ये तीन नई चीजें आ गई। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट होगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना रेट कम होगा। ये बातें आपको याद रखनी है।
ये मत टेंशन लो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, बस अभी लिखो, जब न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको कराऊंगा, आप सीख जाएंगे। 3 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको, और 3 के बाद चाहे चौथा कोई भी आए आप करने लायक होगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में जहां मैं बोलता हूं रट लो मतलब रट लो, बस खत्म बात, उसमें इफ एंड बट नहीं। क्यों? आपको इतना बात तो समझ में आ गया कि जो चीज सिखाने की है वो अग्रिम सर कभी नहीं छोड़ते, ठीक, लेकिन जो चीज सिखाने की नहीं है उनको अग्रिम सर कभी सिखाते भी नहीं है। क्यों? अग्रिम सर को आपको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज नहीं दिलवाना है। अग्रिम सर का काम है आपको केमिस्ट्री इतनी सिखा दें आप नीट में टिक लगाए आओ, बात खत्म। अग्रिम सर को तो आता है नो डाउट, ठीक है ना, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, उन्होंने खूब क्वेश्चन पूछ के देखे, मैं सब बता देता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक, पर आपको कितना आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर हमारे पास 100 पन्ने हैं, उनसे 5 क्वेश्चन को बनाना है, और 20 पन्ने हैं, उनसे 5 क्वेश्चन को बनाना है, तो भैया मैं 20 पन्ने लूंगा ना, मैं क्यों लूँ 100 पन्ने? या तो मुझे उनको आगे काम करना हो, मुझे तो आगे केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, मुझे तो एनाटॉमी पढ़नी है एमबीबीएस कॉलेज में जाके, मुझे तो कंप्यूटर साइंस लेनी है बीटेक में जाके, तो केमिस्ट्री का तो काम ही नहीं है कहीं पे, है ना। चल यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। अगर मान लो अब मैं कह रहा हूँ पहले मैंने टेम्परेचर और प्रेशर सेम किए थे, तब रेट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास था, या डेंसिटी था, या वेपर डेंसिटी था। फिर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज करना शुरू कर दिया था, तो मैंने बोला था प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रेशर बदल रहा है, तो आप कहोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई एम। सर एरिया कहाँ गया? एरिया हम मान के चलते हैं, एरिया कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, एरिया आपको नेग्लेक्ट ही करना है। क्यों? हम मान के चलते हैं एरिया एक ही रहा है, बार बार छेद बड़ा या छोटा नहीं कर रहे, हमने छेद सेम रख दिया है और बार बार उससे गैस अंदर और बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट एम, फर्स्ट फॉर्मूला जो आपकी न्यूमेरिकल में यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब कह रहा है अगर दोनों गैस प्रेजेंट हो, मतलब दो गैस प्रेजेंट हो आपकी एक कंटेनर में, ध्यान से देखिएगा, एक कंटेनर में दो गैस प्रेजेंट है, पहले के मोल है N1 और दूसरे के मोल है N2, मैंने एक होल कर दिया, अब यहां से N1 भी निकल सकती है और यहां से N2 भी निकल सकती है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो Na और Nb, ऐसे कर लो, ठीक है। मैंने आपसे कहा A के मोल निकल गए N1 और B के मोल निकल गए N2, तो बताओ रेट क्या है? तो आप बोलोगे रेट है R1 अपॉन R2 इक्वल N1 अपॉन N2 इंटू M2 अपॉन M1। मतलब N1 और N2 कौन से मोल हैं? वो मोल हैं जो बाहर निकल गए, वो मोल हैं जो बाहर निकल गए, ठीक है। अगली बात देखें, ये सब फॉर्मूले मैं आपको अभी सिखा दूंगा, टेंशन ना लें, बस लिखते चलें। रेट कैसे पता लगाते हो? सर कोई चीज कितनी जल्दी बाहर निकल गई, तो जब गैस बाहर निकल रही तो क्या निकल रहा है गैस का? सर मोल्स बाहर निकल रहे हैं, तो कितने समय में कितने मोल्स बाहर निकल गए, इस बात से रेट निकालूंगा। कम समय में ज्यादा निकल गए, ज्यादा रेट था, ज्यादा समय में कम निकले, कम रेट था, है ना। जितनी जल्दी निकल जाएंगे तो मैं बोलूंगा उतना ही जल्दी वॉल्यूम खाली हो गया, उतना ही, तो वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। जितनी जल्दी मोल निकलेंगे उतना जल्दी प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर ड्रॉप्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक। इस तरीके से ये क्या लिखा हुआ है इसको भी समझ लो। मान लो एक पाइप है, ये पाइप का मिड पॉइंट है, आपको पता है अमोनिया और HCl को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? NH4Cl बनता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। तो मैंने आपसे कहा इधर से मैंने अमोनिया पास करी, इधर से मैंने HCl पास करी, बताओ अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले कहाँ बनेगा? मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट के राइट में, या मिड पॉइंट के लेफ्ट में? तो आप कहोगे सर देखो ये दोनों सेम टाइम पे आपने छोड़ी है ना गैस, तो अमोनिया गैस का मास होता है 17 ग्राम, HCl का मास होता है 36.5 ग्राम,
और रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा वो धीमे ट्रैवल करेगी, जिसका मास कम वो जल्दी ट्रैवल करेगी। तो अमोनिया तेजी से ट्रैवल कर जाएगी, HCl धीमे से ट्रैवल करेगी। तो जो आपका NH4Cl का वाइट सॉलिड होगा वो सबसे पहले वहाँ बनेगा जहाँ HCl होगी, यानी कि HCl के पास। तो जब भी हॉरिजॉन्टल पाइप में आप कोई गैस पास करोगे तो प्रेसिपिटेट सबसे पहले वहाँ बनता है जहाँ भारी गैस होती है। क्यों? क्योंकि भारी गैस कम ट्रैवल कर पाती है, हल्की गैस जल्दी ट्रैवल कर जाती है। तो प्रेसिपिटेट हमेशा भारी गैस के पास बनता है, हल्की गैस के पास नहीं बनता। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अरे सर क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन देखो ये रहे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब करेंगे, लेकिन कब? नेक्स्ट क्लास में। क्यों सर? आज आपका काम होगा ये जो सिखाया पीछे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी मिले इसको रिवाइज करें, और कल सारे फॉर्मूले रट के आए, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के रट के आने हैं। ये नहीं समझना है कैसे आए, बस याद होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर सेम हो तो सर ने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर प्रेशर सेम हो तो ये वाला लगेगा, 2 मोल भरे हो तो ये वाला लगेगा, है ना, एरिया चेंज हो जाए तो ये वाला लगेगा। बस ये कंडीशन सारी याद होनी चाहिए। कल मैं आपको सीधे क्लास की शुरुआत क्वेश्चन से करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय।